ग्राउंड रियलिटीज आपके सामने हैं। खान साहब कब तक रिहा होते देख रहे हैं? जब इमरान खान फैसला करेगा वो बाहर आ जाएगा। अब वो चाबी उसी के पास है। यानी रिहाई का फैसला इमरान खान खुद करेंगे? वो ऐसा ही लगता है, चाबी उसी के पास है, उसको आइडिया है। वो डेट्स भी दे रहे हैं कि मैं 4 महीने में, 5 महीने में, 6 माह में, वो बताते हैं लोगों को बाहर आ जाऊंगा। तो अक्टूबर के आसपास का लोग कहते हैं वैसे, और सिचुएशन भी ऐसी ही लगती है। लेकिन ज्यादा देर इमरान खान को अब अंदर रख नहीं सकते। आपके ख्याल में अक्टूबर के आसपास कौन सी ऐसी खास बात है या क्या होगा जिसमें वो बाहर आएंगे अक्टूबर में स्पेशली? लेकिन रीजन क्या है अंदर रखने का? केस तो कोई है नहीं जिसके अंदर जान हो। केस मेरे एनालिसिस में तो कोई एक केस भी ऐसा नहीं है जो टिक पाए। यानी आप इद्दत वाला केस देख लें, तोशाखाना वाला देख लें, साइफर वाला देख लें, वो एक और वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला देख लें। अगर इन केसेस पे इमरान खान को अंदर रखना है तो वो ये निजाम नहीं रख पाएगा। कुछ इससे बेहतर करना पड़ेगा, और अगर इससे बेहतर भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देर तक रख पाएगा। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जिसको इस वक्त शदीद मुश्किलात है, इकोनॉमी में, दीगर चीजों में। वो इस तरह की एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के साथ नहीं चल सकता। आप सबसे पॉपुलर आदमी को अंदर नहीं डाल सकते। अगर आप धांधली वाले नताइज को भी मान लें तो तब भी उसने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। अच्छा, उसको भी मान लें तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट किसने लिए हैं? तो ऐसे आदमी को अंदर रख के आप पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। अच्छा भाई, ये बता दें कि सहाफियों का जो नाम है वो ECL में क्यों डाला जा रहा है? मेरा भी है, मेरा भी नाम है ECL में। इसी वाले से पूछ रहे, वजह क्या है? गवर्नमेंट को क्या खतरा? मैं आऊंगा, मेरे ख्याल में शायद इस अदालत में दोबारा वो हज करने के लिए मैंने जाना है। पिछले साल जाना था, तो मैं दोबारा आके यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा कि हज करन दो, और हो सकता है कि उसके लिए नाम निकल जाए। निकला तो हज कर लेंगे इंशाल्लाह। लास्ट सवाल इमरान भाई, जी, मैं मौलाना फजलुर रहमान की कल आपने स्पीच सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो है ना, मैं एक बहुत बड़ा समंदर लेके आ रहा हूँ और जो मेरे रास्ते में रुकावट बनेगा वो खुद मुसीबत में पड़ेगा। इस जो मौलाना साहब का ये बयान है, क्या वाकई हुकूमत गिरने जा रही है? मौलाना साहब कुछ देखिए, मैं मौलाना साहब का जो स्टेटमेंट है ना, मैंने उसको सुना रात को डिटेल में निकाल के। उनकी तकरीर बहुत अच्छी है मौलाना साहब की, लेकिन उनकी तकरीर अगर मगर के साथ है। अगर आप गौर से सुने तो वो क्लैरिटी के साथ नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अभी भी एक रूम रखा हुआ है। वो कभी भी मौलाना फजलुर रहमान साहब वो इस तरह की सियासत नहीं करते कि वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में चले जाएं। वो ग्रे एरियाज के अंदर रहते हैं, और रवायती पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो एक गुंजाइश हमेशा रखेंगे। उनका जो नेचुरल अलायंस बनता है ना मौलाना साहब का, नेचुरली जहां जाके वो फिट इन हो सकते हैं, वो PTI नहीं है, वो बाकी जमातों के साथ इजीली हो सकते हैं। तो देखें अब वो स्ट्रेटजी बनाते क्या है, इसमें वो क्या गेन कर पाते हैं। बहरहाल हमेशा मौलाना फजलुर रहमान ने जब भी कोई मूव की है तो उन्होंने अपने लिए कुछ पॉलिटिकल अच्छा गेन किया, अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए। देखते हैं कि वो यहाँ पे अपने लिए गेन करते हैं या अपने मुल्क के लिए करते हैं। अच्छा इमरान रियाज साहब, केसेस तो बहुत वीक है, आपने भी कहा और सभी कह रहे हैं। गुज़श्ता रोज सलमान सफदर साहब ने हमसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है खान साहब के साथ। तो अगर केसेस इतने वीक हैं उसके बावजूद भी रिलीफ नहीं मिल रहा, तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कैसे खत्म होगी अगर खान साहब डटे रहेंगे? नहीं, वो देखें ऐसे ही खत्म होगी ना। कोर्ट के अंदर आएंगे, एक एक करके केसेस खत्म हो रहे हैं ना, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। एक वक्त आएगा, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। उसको मेरी सलमान सफदर साहब से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप ये किस बुनियाद पे बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अब सिस्टम भी थक गया है ऐसे पोसीदा केसेस को ड्रैग कर करके। तो इमरान साहब ये इसको एक हद तक खींच सकते हैं, एक हद के बाद इसके अंदर जो लचक है वो खत्म हो जाएगी और ये फिर केसेस खत्म हो जाएंगे। इकट्ठे हो जाएं, आज आप सभी इकट्ठे हुए हैं, सहाफी हजरात भी। कितना इंपॉर्टेंट है आप सबका इस वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आगे चलना? मैं 1 साल पहले आया था यहाँ पे इस्लामाबाद में प्रेस क्लब में, तो मैंने तब कहा था कि ये सबके घर पे आएगी ये मुसीबत, तो आप इकट्ठे हो जाएं। और पूरे पाकिस्तान को, सहाफियों को नहीं, देखें मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं है कि सहाफी अलग इकट्ठे हो जाएं, वकील अलग इकट्ठे हो जाएं, जज अलग इकट्ठे हो जाएं, पूरा पाकिस्तान ही इकट्ठा हो जाए भाई, तो ये ज़्यादा बेहतर है। एंड दिस इज़ द राइट टाइम। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को मसाइल बेशुमार हो गए और इकट्ठे होकर उसमें से हम निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फोकस एक चीज़ पे था। हामिद मीर साहब ने एक चीज़ को इनिशिएट किया और उन्होंने सबको दावत दी। हम लोग तो काफ़ी मायूस थे जिस तरह अदलिया के अंदर इस केस को देखा गया, लेकिन उन्होंने, मीर साहब ने कहा जी कि पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, मैं एक पटिशन डाल रहा हूँ, आप सब आएँ और इसका हिस्सा बने। बाकी जर्नलिस्ट हैं, उन सब ने भी मशवरा किया। मैं फिर कल स्पेशली मैं आया यहाँ पे इस्लामाबाद में, मैंने इनसे मुलाकात की और हमें हर दरवाज़ा खटखटाना चाहिए।
दरवाज़ा खटखटाया है, आज तो जवाब अच्छा आया, देखते हैं आगे क्या चलता है। अच्छा, इमरान रियाज साहब, माजी में भी ऐसे केसेस हमने अदालतों में देखे हैं लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। अब की बार आपको कितने पुरुमीद है कि अब की बार ये मामला अदालत में मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा और जो मजलूम है उनको इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, अरशद शरीफ शहीद है, ये तो आप सब मानते हैं, तो इंसाफ जरूर होगा इंशाल्लाह होगा, जरूर होगा। नेक्स्ट लाएमल आप लोगों का क्या है? क्योंकि एक्शन फॉरम भी बना रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं, आमिद मीर साहब ने कहा है। वो कुछ ऐसी इतलात हाफियों के पास बाद में और कुछ मेरे पास भी है। एक लिस्ट भी गर्दिश कर रही है मुबैना तौर पे, कुछ लोग क्लेम करते हैं उन्होंने उसको देखा भी है। तो सहाफ़ियों को इस वक्त अपनी सिक्योरिटी का इशू है पाकिस्तान में, और वो ये सोचते हैं कि वो इकट्ठे होकर इसको हल कर सकते हैं या किसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया इस्लामाबाद से, बाकी शहरों में भी सहाफ़ियों से रब्ता किया है। कल मैं जब बीर साहब से मिला तो उन्होंने बताया कि वो कहाँ कहाँ तक रब्ते कर चुके हैं, और बाकी जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी मैं मिला हूँ, उन्होंने भी बताया कि कितने लोग ऑन बोर्ड हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। अच्छी बात यह है कि किसी अच्छे कॉज के लिए और किसी को कोई मुसीबत पड़े या किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो बाकी लोग उसके साथ खड़े हो, और इत्तेफाक है या इख्तलाफ है उसके बावजूद। थैंक यू। आखिर में सर ये बता दें कि इस इकट्ठे होने का आपके ख्याल में इसका इम्पैक्ट कितना इम्पोर्टेंट होगा, और अरशद साहब के बाद अब ये सिलसिला रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये बता दें। देखिए, वो इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है अरशद भाई का कि वो तो दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। मैं आखिरी दफ़ा जब अदालत में आया था उनके साथ आया था, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद उन्होंने नाश्ता भी करवाया था। तो उसके बाद मैं आज आया हूँ तो ये अदालत भी बदल गई है, एक नई जगह पे है, पहले मैं वहाँ दूसरी जगह पे आया था। इकट्ठे होने का तो हमेशा फ़ायदा होता है, और हमेशा से हम यही सुनते आ रहे हैं कि टुगेदर वी राइज एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम डिवाइड हो जाएंगे तो गिरते जाएंगे। इख्तलाफ होना चाहिए। आज जो यहाँ पे लोग बैठे हुए थे इन सबका आपस में इख्तलाफ है, बहुत सारे इश्यूज पे इख्तलाफ है, नज़रियात पे इख्तलाफ हो सकता है, और ये इख्तलाफ आइंदा भी रहेगा। लेकिन हम इख्तलाफ को अब रिस्पेक्ट देंगे। हमने ये सीख लिया है कि अपने इख्तलाफ को अपनी कमज़ोरी की वजह नहीं बनाना, ये बात हमने कम से कम सीखी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कई लोग जो है उनको उस हिट लिस्ट का पता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ना समझे कि जनाब उस हिट लिस्ट में क्योंकि किसी का नाम शामिल है तो इसलिए जनाब वो कोशिश कर रहा है कि जनाब यहाँ पे अरशद शरीफ के कत्ल का कमीशन बन जाए तो हम बच जाएंगे। लेकिन हम क्लियर कर चुके हैं कि हमारा इस वक्त मसला जो है वो सिर्फ अरशद शरीफ के लिए इंसाफ लेना है। अगर उसको इंसाफ मिलता है तो इनडायरेक्टली उसका फायदा हम सबको होगा। लेकिन वो जो जिस हिट लिस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, उस हिट लिस्ट में शामिल जो सहाफ़ी हैं और जो दीगर बहुत से लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी के लिए जो भी करना है वो हम अलहदा से करेंगे। इसमें एक बात मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 साल में जो हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो सहाफ़ियों के सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के इशू को कोई मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने में नाकाम रही हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि अब हम जो है वो इसके बारे में सोच रहे हैं कि हम टीवी एंकर जो है वो इस पे एक एक्शन फोरम बनाएं। उसकी वजह ये है कि अब बॉस वो जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पहले वो सियासी जमातों में इस्तेमाल होती थी, अब वो मीडिया में भी इस्तेमाल की गई। पहले मीडिया की जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं उनको डिवाइड किया गया, उनके ग्रुप बनाए गए। अब उन ग्रुपों को जो है वो टीवी एंकर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, टीवी एंकर को टीवी एंकर के खिलाफ इस्तेमाल। अभी देखें ना, कल परसों एक जर्नलिस्ट जो है उसने जो किसी ने उसका क्लिप भेजा है कि जी ये तो साफी है ही नहीं है, जो टीवी एंकर्स होते हैं ये साफी है ही नहीं है। हमें आज जो है ना, आज इशू को अरशद पे हाँ रखा बिल्कुल। हमारा मसला यही है, फिर हम 4 इशू दूसरे ऐड कर लेते हैं, डाइल्यूट हो जाता है। आज सिंपली अरशद का इशू है, अरशद पे फोकस बिल्कुल। हमारे साहब इसमें हमारा केस और भी चल रहा है, हो जाएगा रिजॉल्व। हमारा एक केस और भी चल रहा है, इससे रिलेटेड है। आपने कहा ना कि टीओआर और किन हालात में अरशद को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। हमारे यहाँ पे एक केस चल रहा है मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में। इसमें भाई बेहतर जानते हैं और आपको पता है उसका केस, उस पे वो बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें आई थिंक वो कंक्लूजन की तरफ जा रहा है केस। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितनी एफआईआर एक एक वकूए की हुई और उसमें जिस तरह गिरफ्तारियां हुई और जिस तरह दबाव डाला गया, ये सिस्टम, ये एक वेपन है बहुत खौफनाक जिसको सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये वेपन नहीं होता तो शायद अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाना भी नहीं पड़ता।
وہ بڑی اچھی طریقے سے کنکلوژن 18-12 پٹیشن ہے وہ ارشد شریف کے نام سے ہے وہ عمران ریاض میں اور ششی اور مجھے بھی زیادہ نہیں ہے لیکن اس کا جو پہلا ٹائٹل ہے وہ ارشد شریف جی نے جی تھا بالکل. اچھا وہ اس اپڈیٹ میں اگر دے دوں آپ کو اگر مجھے اجازت ہے اس پہ امائکس بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں اور کیس اس طرح جا رہا ہے کہ ملٹیپل ایف آئی آر جو ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے سورہ بی بی کیس کے. لیکن اگر آپ ملٹیپل ایف آئی آر درج کر بھی لیتے ہیں تو گرفتاری جو ہے وہ ایک ہوگی اور ایک ہی جگہ پہ ٹرائل چلے گا. اس پہ ایسا لگ رہا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ایک ڈیسیژن دینے والی ہے. تو ٹی او آرز کے نام پر یا کسی اور چیز کے نام پر ایسا نہ ہو جائے کہ وہ کیس محسن اختر کیانی صاحب سے لے کے ادھر مرج کر دیا جائے تو وہ معاملہ ختم ہو جائے گا بالکل. وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اے ویری کیونکہ شعیب رضاق صاحب آئے تھے انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی تھی تو محسن اختر کیانی صاحب نے یہ عدالت میں کہا کہ یہ کیس اگر میں ابھی اس کے ساتھ مرج کروں تو یہ جو میں ابھی سن رہا ہوں نا یہ سب مجھے چیف جسٹس کے پاس واپس جانا نہیں اس کیس کا ڈیسیجن ہمیں اس کمیشن میں ہیلپ آؤٹ کرے گا بعد یہ میں کہہ یہ رہا ہوں. ایسی کوئی وجہ کیا اس میں اس میں جب ارشد شریف کا جو پہلا پٹیشن تھی نا جس میں جسٹس کافی کوئی آنا اس میں بھی ہم نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی تھی فیملی کے بیان. وجہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم ان کو کوشش یہ کر رہے تھے نا دیکھیں نا کریڈٹ گوز ٹو آل آف یو کہ آج ہم اس پٹیشن میں بیٹھے ہوئے. میرے پاس ایک آپشن کیا تھا کہ جو پرانی پٹیشن لگی ہے جس کی ایک پریئر 10 میں سے ایک پریئر ایسی ہے کہ جوڈیشل کمیشن لگایا جائے تو اگر فار ایگزامپل آج آپ بیٹھے ہو گئے ہیں تو میری تو انرجی بڑھ گئی ہے نا. اس وقت میرے پاس کوئی بندہ نہیں تھا ہم کیا کریں تو ہم پرانی پٹیشن پہ ریلائی کر رہے تھے کہ پریئر نمبر 6 پہ جوڈیشل کمیشن کا ذکر ہے اس کو بھی شامل کر لیں. آپ تگڑے ہو رہے ہیں باقی لوگ بھی آئیں گے آپ کے پیچھے. وہی وجہ یہ ہو رہی ہے نا کہ کامن کوز پہ آ رہے ہیں نا. ہم دیکھیں نا ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا کوئی برا سا ایف8 میں کوئی غلط بندہ کتا بھی مار دے نا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے 1.5 سال سے آپ کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اور پروسیکیوشن انٹرسٹڈ نہیں ہے. چلے بس ہم ہمارا مسئلہ بس کریں یار یہ ہمارا جو بات کرنی ہے نا وہ کر لیا وہ پھر مکس اپ ہو جائے گا. آپ اس کو دوسرے سوالوں پہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی. تھینک یو بہت